अकबर का खोया ऊंट। एक सर्द सुबह थी। आगरा का किला कोहरे में डूबा हुआ था। लाल किले के एक विशेष अस्तबल से एक अजीब खबर आई। महाराज, ऊंट गायब है। ये बात सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। बीरबल, जो हमेशा की तरह उनकी दाई ओर खड़ा था, कुछ सोच में डूबा हुआ था। कैसे हो सकता है? उस ऊंट की देखरेख के लिए तो 4 सिपाही हर समय तैनात रहते हैं, और वो अस्तबल तो किले के भीतर है। अकबर ने गरजते हुए कहा, हुजूर, हमने सब जगह खोज ली, कोई सुराग नहीं मिला, मगर अस्तबल के पास रेत पर कुछ अजीब निशान मिले हैं। बीरबल ने पूछा, कैसे निशान? ऐसे जैसे कोई ऊंट घसीटते हुए निकला हो, लेकिन पीछे कोई कदमों के निशान नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब यह रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा, मगर याद रहे, अगर वो दस्तावेज गलत हाथों में चला गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा। बीरबल ने सबसे पहले उस अस्तबल का निरीक्षण किया जहां ऊंट को रखा गया था। चारों ओर गहन निगरानी थी, लेकिन बीरबल को दीवार के एक कोने में कुछ विशेष प्रतीक मिले। 3 छोटे छोटे खरोच के निशान। क्या ये किसी गुप्त संकेत का हिस्सा हो सकते हैं? उन्होंने मन में सोचा। बीरबल ने सिपाहियों से पूछा, क्या हाल ही में कोई बाहरी व्यक्ति अस्तबल के पास आया था? एक सिपाही बोला, हाँ साहेब, 3 दिन पहले एक फकीर आया था। कहता था ऊंटों की भाषा समझता है। अस्तबल के बाहर कुछ देर बैठा रहा और फिर अचानक चला गया। बीरबल ने उसी फकीर की तलाश शुरू की। कुछ घंटों बाद पता चला कि वो फकीर दिल्ली की ओर गया है, लेकिन जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने दिल्ली रवाना हुए, अगली सुबह बीरबल को एक और झटका मिला। वही सिपाही वापस आकर बोले, वो फकीर दिल्ली पहुंचा ही नहीं। रास्ते में उसके घोड़े का कटा हुआ शव मिला, लेकिन फकीर का कोई पता नहीं चला। अब कहानी और गहरी होती जा रही थी। राजमहल के एक पुराने दरबारी मिर्जा कासिम, जो पहले अकबर के गुप्तचर विभाग के प्रमुख रह चुके थे, उन्होंने बीरबल को बुलाकर एक रहस्योद्घाटन किया। बीरबल साहब, वो दस्तावेज केवल कागज नहीं था, वो एक नक्शा था। एक प्राचीन सुरंग का नक्शा, जो आगरा से सीधे हिंदुकुश पर्वतों तक जाती थी। इस सुरंग को केवल मुगल सम्राट और उनके चुनिंदा विश्वसनीय लोग ही जानते थे। बीरबल चौंक गया। अगर ये बात दुश्मनों को पता चल गई तो वे सीधा हमला कर सकते हैं। हाँ, और वो ऊंट इस नक्शे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए ही भेजा गया था। लेकिन अब कोई उस ऊंट को चुराकर उस रहस्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने अपनी जांच तेज कर दी। उसने आसपास के गांवों में भेजे गए मुखबिरों से खबरें मंगाई। तभी एक गांव से सूचना आई, एक काले ऊंट को 3 नकाबपोश लोग पहाड़ों की ओर ले जाते देखे गए। बीरबल उसी दिशा में रवाना हुआ। 3 दिन की यात्रा के बाद वो एक उजाड़ खंडहर के पास पहुंचा। वहां उसे ऊंट के पगचिन्ह मिले, साथ ही एक टूटी हुई जंजीर और एक लाल मोहर वाला टुकड़ा मिला। उस मोहर पर लिखा था, हिजरत 999 इंच, हिजरत 999। बीरबल बुदबुदाया। इस मोहर का मतलब तो तभी समझ आ सकता है जब हम उस काल के दस्तावेजों की जांच करें। अभिलेखागार से पता चला कि हिजरत में एक गुप्त समझौता हुआ था मुगल और एक रहस्यमयी कबीले के बीच, बनु खान। ये कबीला तिब्बत की सीमा के पास रहता था और ऊंटों से जुड़े चमत्कारी ज्ञान रखता था। बीरबल ने तय किया कि वो स्वयं उस बनु खान कबीले तक जाएगा। उन्होंने एक गुप्त रूप धारण किया और यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात की जो उसी कबीले से जुड़ा हुआ था। तुम्हें ऊंट की तलाश है ना? वो बूढ़ा हंस पड़ा। हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो ऊंट अब केवल एक ऊंट नहीं रहा। अब वो रहस्य है, भविष्य का भाग्य है, और अगर उसे तुम नहीं पाए तो वो खुद तुम्हें पालेगा। बीरबल समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उसका पीछा किया, और एक रात गहरे जंगल में उसे कुछ दिखा। एक परछाई, ऊंट की आकृति, कोई उस पर बैठा था।
शायद वही फकीर या कोई और। लेकिन जैसे ही बीरबल पास पहुंचा, परछाई हवा में विलीन हो गई। केवल ऊंट की घंटियों की आवाज रह गई और जमीन पर वही दस्तावेज पड़ा हुआ था, अधूरा, जला हुआ, लेकिन असली। बीरबल दस्तावेज को लेकर लौटा, लेकिन उस नक्शे का एक हिस्सा गायब था। अकबर ने दस्तावेज को देखा और कहा, इसका आधा हिस्सा गायब है। जब तक पूरा नक्शा नहीं मिलेगा, तब तक इस रहस्य को सुलझाना अधूरा रहेगा। बीरबल गंभीर था। जहां तक मैं समझता हूं, यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो फकीर, वो बनु खान, वो सुरंग, और अब वो अधूरा नक्शा। ये सब किसी बहुत बड़े खेल की बुनियाद है। बीरबल ने दस्तावेज को लेकर अकबर के दरबार में पेश किया, लेकिन किंग के चेहरे पर संतोष की कोई झलक नहीं थी। नक्शे का एक हिस्सा गायब था, और बीरबल ये अच्छी तरह जानता था कि बिना उस हिस्से के रहस्य का पूरा खुलासा होना मुश्किल था। अकबर ने अपनी नजरें गहरी कर दी और कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि यह सब सिर्फ एक सुराग है, एक शुरुआत है। लेकिन उस नक्शे का दूसरा हिस्सा कहाँ है? और वो ऊंट, वो किसके पास है? बीरबल ने गहरी सांस ली। मुझे पूरा यकीन है कि उस नक्शे का दूसरा हिस्सा किसी के पास है, और वो उसे किसी खास उद्देश्य के लिए छुपा कर रखे हुए है। अगर ये सुरंग सचमुच हिंदू कुश पर्वतों तक जाती है, तो उसके रास्ते में कई खतरनाक स्थान हो सकते हैं, जहां कोई सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए ही पहुंचना चाहता है। अकबर की आंखों में तेज चमक आई। तुम सही कहते हो, बीरबल। मुझे लगता है कि अब हमें एक और कदम उठाना होगा। क्या तुम उस काले ऊंट के बारे में और जानकारी ले सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुरंत उस दिशा में जांच शुरू करता हूं, महाराज। बीरबल ने अपने एक पुराने जासूस को भेजा, जो एक गुप्त सूचना के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसे कुछ दिन बाद एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि काले ऊंट का पीछा करने वाले 3 नकाबपोश लोग एक रहस्यमय जगह में छुपे हुए हैं। ये जगह एक प्राचीन मंदिर के पास थी, जो किसी समय बहुत महत्व रखता था, लेकिन अब उसे कोई नहीं जानता था। ये जगह वो सुरंग की शुरुआत हो सकती है। बीरबल ने सोचा और उसी दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन रास्ते में उसे और भी चौंकाने वाली बातें मिली। काले ऊंट के पगचिन्हों के पास एक जगह पर एक और जला हुआ दस्तावेज मिला। इस बार यह दस्तावेज भी अधूरा था, लेकिन इसमें कुछ और संकेत थे, और एक नाम था, जोहर। बीरबल को यह नाम एक खतरनाक व्यक्ति का रूप में पहचान में आया। जोहर, जो एक कबीला नेता था, जिसने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई बार विद्रोह किया था। बीरबल ने तुरंत उस स्थान की ओर प्रस्थान किया, जहां जोहर को आखिरी बार देखा गया था। बीरबल उस स्थान पर पहुंचा, जहां जोहर की तलाश की जा रही थी। एक पुराने मंदिर के खंडहर में बीरबल ने देखा कि वहां कुछ नकाबपोश लोग इकट्ठा हुए थे। उनके पास वही काले ऊंट थे। बीरबल ने धीरे धीरे उन सभी को देखा और फिर एक खिड़की से सुनने की कोशिश की। हमारे पास अब पूरा नक्शा है। हम इस सुरंग का रहस्य जानने के करीब है, एक नकाबपोश ने कहा। लेकिन एक समस्या है, बीरबल हमारे पीछे है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हमारे पास अब समय कम है। हमें उस सुरंग तक पहुंचने से पहले बीरबल को रास्ते से हटा देना होगा। जोहर की आवाज गहरी और ठंडी थी। बीरबल को सब कुछ समझ में आ गया। अब उसे खुद को छुपाना होगा और पूरी योजना को रोकने के लिए किसी तरह एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपनी टीम को भेजा और जोहर के साथ अन्य नकाबपोशों को पकड़ने के लिए छापा मारा। वो जानता था कि अगर वे ये सुरंग खोलने में सफल हो गए, तो ये मुगल साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी स्थिति बन सकती थी। रात के अंधेरे में बीरबल ने अपने जासूसों के साथ छुपकर उस खंडहर के पास पहुंचने की योजना बनाई। अचानक खंडहर में एक तेज आवाज आई। ये वो जंजीर की आवाज थी जो ऊंटों के गले में होती है। बीरबल दौड़ते हुए उस आवाज की ओर बढ़ा। वो चाहता था कि वो जोहर और उसके आदमियों को किसी भी हाल में पकड़ सके।
जब बीरबल खंडहर के अंदर पहुंचा तो उसे अंदर कोई नहीं मिला। सभी ऊंट और नकाबपोश लोग गायब थे। केवल एक चुपचाप जलता हुआ दीपक, कुछ टूटी हुई जंजीरें और एक और अधूरा नक्शा पड़ा हुआ था। अब बीरबल को यह समझ में आ गया था कि यह सब किसी और बड़े खेल का हिस्सा है। यह मामला केवल एक ऊंट की चोरी नहीं, बल्कि एक बड़े राजनैतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। अकबर के पास लौटने के बाद बीरबल ने कहा, महाराज, हम सब कुछ नहीं जान पाए। जिस सुरंग का नक्शा था वो अब हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई और उसका पीछा कर रहा है और हमें पूरी सच्चाई जानने के लिए और भी आगे बढ़ना होगा। अकबर की आंखों में चिंगारी थी। तो ये अंत नहीं है बीरबल, असली रहस्य अब भी कहीं है। हमें इसका खुलासा करना ही होगा, लेकिन इस बार पूरी दुनिया की नजरें हम पर होंगी। बीरबल अकबर के दरबार में खड़ा था, गहरी चिंता से घिरा हुआ। उस रात की घटनाएं, काले ऊंट और रहस्यमय नक्शे के साथ जुड़ी हुई बातें उसके मन में घूम रही थी। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? बीरबल ने सिर उठाकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो एक जाल है। ये मामला सिर्फ एक ऊंट की चोरी का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साम्राज्य को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, और अगर हम जल्दी नहीं जागे तो हमें इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अकबर की आंखों में एक चमक आई। तुम ठीक कहते हो बीरबल, हमें इस मामले को सुलझाने के लिए हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी दरबार में एक संदेशवाहक आया और उसने बीरबल को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी का मंजर अजीब था। उसमें लिखा था, जिसे तुम खोज रहे हो वो अब हमारे हाथों में है। तुम्हारे पास केवल 3 दिन है। अगर तुम कुछ भी खोना नहीं चाहते तो जो तुमने खो दिया है वो वापस ले आओ। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और तुरंत अकबर की ओर मुड़ा। महाराज, ये संदेश हमें सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। वे लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। बीरबल ने उस रात को गहरी सोच में बिताया। उसे ये समझ में आ गया कि अब उन्हें जोहर और उसके समूह से न केवल ऊंट और नक्शा वापस लेना होगा, बल्कि पूरे षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करना होगा। बीरबल ने अपने पुराने जासूसों को फिर से सक्रिय किया और उन्हें संदेश दिया कि अब उन्हें उस गुप्त कबीले की पूरी जानकारी चाहिए थी। अगले दिन बीरबल को एक और सूचना पत्र मिला। यह पत्र न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि इससे बीरबल को एक नई दिशा मिली। पत्र में लिखा था, तुम्हारी खोज अधूरी है। असली खेल अब शुरू हुआ है। तुम्हारी आंखों के सामने जो है वही सब कुछ नहीं है। जो तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से कहीं और है। एक नया राजा तुम्हारी खोज को नष्ट करने के लिए तैयार है। बीरबल ने इस पत्र का मंथन किया। नया राजा? उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि अब कोई और हमारे सामने है? बीरबल को यह एहसास हुआ कि यह कोई राजनीतिक खेल हो सकता है, और अब उसे केवल जोहर ही नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली लोगों से लड़ना होगा। इससे पहले कि वह और सोच पाता, उसने सुना कि शहर में एक नया सिपाही समूह आया है और वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये वही राजा है? बीरबल ने जासूसों को भेजकर जानकारी जुटाई और पाया कि यह समूह कहीं और से आया था, और उसकी मुख्य निशानियां उस कबीले से जुड़ी हुई थी जिसका नाम शाहिद खान था। बीरबल ने तुरंत अपने सिपाहियों को तैयार किया और वो शाहिद खान के कबीले की दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में बीरबल को कई नई जानकारी मिली। ये कबीला पहले बहुत गुप्त था, लेकिन अब उसकी गतिविधियां तेज हो रही थी। बीरबल ने तय किया कि उसे बिना किसी अतिरिक्त सहायता के इन लोगों तक पहुंचना होगा, क्योंकि अब ये सब एक व्यक्तिगत मिशन बन चुका था। कुछ दिनों बाद वो उस कबीले तक पहुंचने में सफल हो गया। कबीला एक ऊंची पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित था और वहां कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से नहीं पहुंच सकता था। लेकिन बीरबल ने अपने साहस और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए
कबीले तक पहुंचने के रास्ते खोजे। कबीले में घुसते ही बीरबल को एक चौंकाने वाली घटना का सामना करना पड़ा। शाहिद खान ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं जानता था कि तुम यहां आओगे, लेकिन अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तुम कौन हो? बीरबल ने कड़ा सवाल पूछा। मैं वही हूं जो तुम्हारे साम्राज्य के इस बड़े रहस्य को पूरा करने वाला है। मैं वही हूं जो उस ऊंट की असलियत जानता है, और तुम जितना खोजोगे उतना ही इस रहस्य से दूर जाओगे। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे पास वो नक्शा है, वो नक्शा जिसके बारे में तुम सोचते हो, और हम उस सुरंग को खोलने जा रहे हैं। तुम चाहो तो रोक सकते हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। बीरबल ने समझ लिया कि अब उसे एक निर्णायक कदम उठाना होगा। वो किसी भी हालत में शाहिद खान के कबीले को रोकने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वो कबीले के भीतर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां एक बड़ा समारोह चल रहा था। कबीले के लोग एक चमत्कारी अवसर का इंतजार कर रहे थे, एक जो इतिहास बदल देगा। बीरबल ने जैसे ही वहां प्रवेश किया, शाहिद खान और उसके अनुयायी उसे घेरने लगे। उन्होंने कहा, अब तुम बहुत देर से आओ, बीरबल। तुम जो जानने आए थे वो अब तुम्हारे लिए खो चुका है। लेकिन बीरबल की आंखों में अब एक नई डिटर्मिनेशन थी। उसने अपने सिपाहियों को संकेत दिया और एक अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन तभी बीरबल को कुछ और दिखाई दिया। वो ऊंट, वही काला ऊंट, और उसके ऊपर वही फकीर बैठे थे। बीरबल की नजरों में चमक आई। ये तो वही है, उसने सोचा। क्या ये सचमुच वही फकीर है जो मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहा था? अचानक जैसे ही बीरबल उस ऊंट की ओर बढ़ा, फकीर ने अपनी आंखों में एक चुटकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे हाथ में अब सिर्फ एक सवाल है, बीरबल। क्या तुम इस रहस्य को खोलने के लिए तैयार हो? बीरबल ने उस काले ऊंट और फकीर की ओर देखा। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को छुपाए हुए हो। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। ये सिर्फ एक खेल है, बीरबल, एक बहुत बड़ा खेल जिसका हिस्सा तुम भी हो। बीरबल के मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन फकीर ने उसे जवाब देने का समय नहीं दिया। वो ऊंट की पीठ से कूदा और बीरबल के पास आकर धीमे से बोला, अगर तुम सच में ये सब जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बीरबल ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। ये सिर्फ एक ऊंट की चोरी और नक्शे का मामला नहीं था। ये एक और अधिक घातक साजिश का हिस्सा था, जो बहुत दूर तक फैली हुई थी। फकीर ने बीरबल को जंगल के भीतर ले जाने का प्रस्ताव रखा, और बीरबल ने बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लिया। फकीर ने बीरबल को जंगल में एक गुफा के पास ले जाकर कहा, यह वही स्थान है जहां तुम अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। लेकिन याद रखो, हर जवाब एक और सवाल को जन्म देगा। बीरबल ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां एक पुरानी और धुंधली मूरत खड़ी थी। मूरत के पास एक गहरे काले रंग का पत्थर रखा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। फकीर ने उस पत्थर को उठाया और कहा, यह पत्थर केवल उस व्यक्ति को दिखता है जो इस रहस्य को सुलझाने के योग्य है। तुम इसे समझ सको, इस पर तुम्हारा अधिकार है। बीरबल ने ध्यान से पत्थर की ओर देखा। उस पर बने निशान बहुत ही विचित्र थे, जैसे कोई पुरानी भाषा में लिखा हो। उसने फकीर से पूछा, यह क्या है? फकीर ने कहा, यह एक प्राचीन नक्शा है जो उस सुरंग का रास्ता बताता है, जिससे हम आगरा और हिंदू कुश के बीच की दूरी को आधे समय में तय कर सकते हैं। यह वही रास्ता है जिसे अकबर के राजवंश ने अपने सबसे गहरे राजों को छिपाने के लिए बनाया था। बीरबल को अब यह समझ में आ रहा था कि इस रहस्य का असली उद्देश्य क्या था, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ नहीं पता था। तो इस रास्ते का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? बीरबल ने फिर पूछा। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, यह रास्ता सिर्फ तिजोरियों और खजानों तक नहीं पहुंचता, बीरबल।
ये रास्ता एक बहुत बड़ी शक्ति तक भी ले जाता है, और वो शक्ति तुम्हारे साम्राज्य को एक नई दिशा दे सकती है या फिर उसे नष्ट भी कर सकती है। बीरबल को समझ में आ गया कि ये खेल सिर्फ साम्राज्य की सीमाओं तक नहीं था, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य से जुड़ा हुआ था। ये बात अब उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट थी कि वह जो खोज रहा था वो कुछ और ही था। बीरबल ने फकीर से वो पत्थर ले लिया और उसे अपने पास छुपा लिया, लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि क्या अकबर इस रहस्य को समझ पाएगा? क्या वो उस शक्ति को स्वीकार करेगा जो ये सुरंग और पत्थर उसे देने वाला था? बीरबल वापस लौटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि कबीले के लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो समझ गया कि अब उसे अकेले ही इस खेल में कदम रखना होगा, क्योंकि इन लोगों को किसी भी कीमत पर उसे रोकने का आदेश था। शाहिद खान और उसके अनुयायी अब खुलकर सामने आ चुके थे। तुमने हमारे रहस्य को जान लिया, बीरबल, शाहिद खान ने कहा, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी कदम साबित होगा। हम तुमसे ये सब छीन लेंगे। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और कहा, जो खेल तुम खेल रहे हो वो अब खत्म हुआ। मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बीरबल ने अपनी चतुराई और साहस से कबीले के अधिकांश लड़ाकों को हराया, लेकिन शाहिद खान का सामना करना कठिन था। शाहिद खान ने कहा, तुम जितना चाहो संघर्ष करो, बीरबल, लेकिन असली खेल अब तुम्हारे लिए खत्म होने वाला है। इसी दौरान बीरबल को वो मूरत फिर से याद आई। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने जैसे ही मूरत की ओर देखा, शाहिद खान अचानक खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गहरी डर की लहर थी। ये तुम वो हो? शाहिद खान चिल्लाया। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, बीरबल। तुम एक शतरंजी मोहरा हो जिसका लक्ष्य पहले से तय था। यह सुनकर बीरबल सन्न रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने पूछा। शाहिद खान ने धीरे से कहा, तुम वही हो जिसे हमने तैयार किया है, बीरबल। वो ऊंट, वो नक्शा, वो फकीर, सब कुछ तुम्हारे लिए था, ताकि तुम हमारे काम को पूरा कर सको। बीरबल को अब यह एहसास हुआ कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो केवल एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वो जो कुछ भी कर रहा था वो पहले से तय था। फकीर, काले ऊंट, शाहिद खान, सब मिलकर उसे इस मिशन में शामिल करने के लिए थे, क्योंकि वो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त था। लेकिन वो अभी भी एक सवाल के जवाब की तलाश में था। वो शक्ति क्या थी? अचानक बीरबल को एक पुरानी किताब का ख्याल आया जिसे उसने राजमहल के पुस्तकालय में पढ़ा था। उस किताब में लिखा था कि एक ऐसी शक्ति है जिसे केवल एक विशिष्ट व्यक्ति जो सही समय पर सही स्थान पर हो ही पा सकता है, और वो शक्ति पूरे साम्राज्य को प्रभावित कर सकती है। शाहिद खान के शब्दों में अब बीरबल को कुछ समझ आने लगा था, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था कि असली खेल क्या था। क्या ये एक सपना था या फिर एक शतरंजी खेल जिसमें बीरबल खुद एक प्यादा था? बीरबल को अब यह पता चला कि यह रहस्य सिर्फ एक ऊंट, एक नक्शा या एक युद्ध तक सीमित नहीं था। यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था और इसके चलते पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वो शाहिद खान से कहता है, तो अब तुम्हारी योजना क्या है? क्या तुम समझते हो कि तुम इस खेल को जीत सकते हो? शाहिद खान की आंखों में गहरी उम्मीद थी, लेकिन वो धीरे से बोला, खेल तब तक नहीं खत्म होता जब तक हम इसे पूरा नहीं कर लेते, बीरबल, और तुम्हारी तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। अब बीरबल को यह समझ में आया कि असली खेल अभी शुरू होने वाला था। क्या वो उस शक्ति तक पहुंच पाएगा? क्या अकबर और उसकी सेना उसकी मदद करेंगे? क्या शाहिद खान उसे अपने साथ ले आएगा या उसे फिर से धोखा दिया जाएगा? बीरबल और शाहिद खान के बीच लड़ाई की गूंज अब तक जंगल में गूंज रही थी। बीरबल ने अपना ध्यान उस रहस्यमय शक्ति पर केंद्रित किया जिसका जिक्र शाहिद खान और फकीर ने किया था। बीरबल अब यह जान चुका था
कि ये केवल एक साधारण जंग नहीं थी, बल्कि ये उस सत्ता का हिस्सा था जिसे वर्षों से छिपाया गया था। वो शक्ति जिसे प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य भी कोशिश कर रहे थे। क्या वो उसी शक्ति का हकदार था, या फिर वो एक और मोहरा था जिसे इस खेल में घसीटा गया था? शाहिद खान का चेहरा गहरे तनाव से भरा हुआ था। वो बीरबल से ये नहीं कह सका कि वो असल में कौन था। एक पलों में उसने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन बीरबल के तेज दिमाग और साहस ने उसे कुछ देर के लिए पीछे खींच लिया। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, शाहिद, बीरबल ने उसे चुनौती देते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो उसे अब खुलासा कर दो। मुझे ये नहीं लगता कि तुम इस खेल के अकेले खिलाड़ी हो। शाहिद ने धीमे से सिर झुकाया और फिर सिर उठाकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, इस खेल में हम सभी मोहरे हैं, लेकिन तुमसे एक बात छिपाई है। वो नक्शा, वो ऊंट, वे सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं थे। वे सब कुछ मुझे भेजे गए थे ताकि तुम तक वो शक्ति पहुंच सके। ये सुनकर बीरबल को गहरी समझ में आया कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक योजना का हिस्सा था। लेकिन उस योजना का उद्देश्य क्या था? शाहिद खान की बातों ने बीरबल के मन में कई सवाल पैदा कर दिए थे। एक और सवाल जो उसे परेशान कर रहा था वो ये था कि यदि वह और शाहिद दोनों ही इस खेल के मोहरे हैं, तो असली खिलाड़ी कौन है? तो तुम ये चाहते हो कि मैं वो शक्ति हासिल करूं? बीरबल ने शाहिद से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कड़वाहट थी। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? शाहिद ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, धोखा नहीं बीरबल, ये उस शक्ति का वादा है जो तुम्हारे साम्राज्य की तकदीर बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझ सको कि ये खजाना केवल तुम्हारा नहीं है। ये शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी। बीरबल की आंखों में अचानक चिंगारी जली। तुम्हारा मतलब है कि कोई और भी है? उसने पूछा। कोई और जिसने इसे पाने के लिए हमें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? शाहिद ने चुप रहकर उसे नजरें चुराईं और फिर एक गहरी सांस ली। ये खजाना और शक्ति हम दोनों के लिए नहीं है। ये उस किसी तीसरे व्यक्ति के लिए है जो हमें अपने खेल में इस्तेमाल कर रहा है। अब बीरबल को समझ में आ गया कि वो जिस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था वो सिर्फ एक कड़ी थी उस विशाल नेटवर्क का जिसे उसने अब तक नहीं पहचाना था। कभी बीरबल ने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना जटिल होगा। शाहिद खान की बातों ने उसे समझा दिया था कि वो अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सका था। वह किसी तीसरे व्यक्ति का नाम जानने के लिए बेताब था। लेकिन शाहिद ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें वह दस्तावेज पूरा करना होगा। दस्तावेज? वो अधूरा नक्शा? बीरबल ने तुरंत पूछा। हां, शाहिद ने कहा, वो नक्शा केवल आधा था और तुमसे इसे पूरा करने का तरीका छिपाया गया था। वो किसी और के पास है बीरबल, और उसे ढूंढने के लिए तुम्हें मुझे और तुम्हें उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। बीरबल की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे महसूस हुआ कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो सिर्फ एक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए नहीं था, बल्कि पूरी ताकत के लिए था जिसका अंत अभी तक कोई नहीं जानता था। एक दिन जंगल में बीरबल को फिर से उसी मूरत की याद आई जो उसने पहले गुफा में देखी थी। वो अब पूरी तरह से एक नई दिशा में सोचने लगा था। उसे समझ में आ गया कि यह शक्ति सिर्फ एक खजाना नहीं थी, बल्कि वो कुछ और थी। एक ऐसी शक्ति जो किसी और के हाथों में आ जाने पर साम्राज्य और दुनिया को बर्बाद कर सकती थी। अगर उस शक्ति तक पहुंचना है तो हमें पहले इस खेल का हर कदम समझना होगा। बीरबल ने मन में ठान लिया और वो तय करने लगा कि अब वो एक नया कदम उठाएगा। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक और काले ऊंट की परछाई फिर से दिखाई दी। वो ऊंट एक बार फिर से उसके पास आकर खड़ा हो गया, जैसे उसकी मदद करने के लिए। क्या तुम जानते हो ऊंट? बीरबल ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकते हो? लेकिन ऊंट ने सिर्फ अपनी गर्दन झुका दी
और फिर से जंगल की गहराई में खो गया। बीरबल अब समझ चुका था कि ये एक अंतहीन चक्र था। वो रहस्य अभी भी कहीं छुपा था और ये अंत कभी नहीं होने वाला था। बीरबल ने शाहिद से फिर से मुलाकात की, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद और साहस था। उसने शाहिद से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है और मुझे लगता है कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ये रहस्य, ये शक्ति, ये सब कुछ बहुत जल्द हमारे सामने होगा। शाहिद ने उसकी बातों पर गहरी नजर डाली और फिर बोला, तुम्हारा सही कहना है बीरबल, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। वो तीसरा व्यक्ति, वो हमसे कहीं ऊपर है और जब तक हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, हम कभी भी अपने खेल को खत्म नहीं कर सकते। अचानक बीरबल की आंखों में एक नया सवाल आया। क्या शाहिद खान को भी कोई गहरी जानकारी थी जिसे वो अब तक छुपा रहा था? क्या वो तीसरा व्यक्ति कोई और था जिसे दोनों ने अब तक नहीं पहचाना था? जवाब अब भी अधूरा था और कहानी फिर से एक नई दिशा में मुड़ने जा रही थी। बीरबल के मन में अब कई सवाल थे और वो न केवल एक गहरी रहस्यमय साजिश का हिस्सा था, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा भी बन चुका था। उसका लक्ष्य अब केवल इस रहस्य को हल करना नहीं था, बल्कि ये भी जानना था कि वो शक्ति जिसके लिए ये खेल खेला जा रहा था, क्या थी और कौन उसे पाने के लिए इतने लालायित थे। ये खेल किसी साधारण मोहरे से कहीं अधिक था। ये पूरे साम्राज्य की तकदीर को बदलने की क्षमता रखता था। शाहिद खान और बीरबल दोनों ही अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक नई दिशा में काम करने लगे थे। उन्हें यह महसूस होने लगा था कि जितना अधिक वे इस जाल को सुलझाने की कोशिश करते, उतनी ही ज्यादा उलझनें सामने आती थी। जैसे ही बीरबल और शाहिद ने फैसला किया कि उन्हें उस तीसरे व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए, वैसे ही उन दोनों के सामने एक नया चैलेंज आ खड़ा हुआ। एक रात बीरबल और शाहिद एक पुराने मंदिर के खंडहर में मिले थे, जहां से उन्हें कुछ अहम सुराग मिले थे। बीरबल ने एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक छोटा सा संदूक देखा। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। यह किताब किसी गुप्त भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन बीरबल के तेज दिमाग ने उसे जल्दी समझ लिया। ये वही किताब है। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। ये उसी शक्ति के बारे में बताती है जो हम ढूंढ रहे हैं। शाहिद ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इस किताब में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसमें वो कड़ी है जो हमें उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए चाहिए। किताब को ध्यान से पलटते हुए बीरबल ने एक पंक्ति पढ़ी जिसमें लिखा था, जब तक तुम चंद्रमणि को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक किसी भी शक्ति को नियंत्रित करना असंभव है। चंद्रमणि? शाहिद ने हैरान होकर पूछा, क्या ये कोई रत्न है? बीरबल ने सिर हिलाया। ये कोई सामान्य रत्न नहीं है। ये वो कड़ी है जो किसी प्राचीन शक्ति के पास है, और जो भी इसे हासिल करेगा वो सम्राटों के साम्राज्य को भी अपने अधीन कर सकता है। अब दोनों को ये समझ में आ गया कि ये केवल एक खजाना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई भी हाथ में लेकर अपार साम्राज्य स्थापित कर सकता था। पर सवाल यह था कि चंद्रमणि कहाँ छिपी हुई थी। जैसे जैसे बीरबल और शाहिद उस किताब से और सुराग निकालने लगे, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चंद्रमणि का पता एक बेहद गहरे और खतरनाक रास्ते में था। वे जान गए थे कि अगर वे इस रहस्य को हल करना चाहते थे तो उन्हें उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता थी। वो व्यक्ति जो इस खेल का असली खिलाड़ी था। लेकिन वो व्यक्ति कौन था? बीरबल, शाहिद ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो तीसरा व्यक्ति वही फकीर था जिसे हम ढूंढ रहे थे? बीरबल कुछ देर तक चुप रहा और फिर कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। फकीर केवल एक मोहरा हो सकता है, लेकिन असली खेल तो कोई और खेल रहा है। ये एक और चतुर दिमाग का काम है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए। शाहिद और बीरबल दोनों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था कि वे उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचे, और इसके लिए उन्हें अब समय की सीमा का ध्यान रखना था। चंद्रमणि का रहस्य अब एक जटिल पहेली बन चुका था। बीरबल और शाहिद
एक गहरे जंगल में स्थित एक रहस्यमय मंदिर की ओर बढ़े। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां थी और कहा जाता था कि वो मंदिर चंद्रमणि से जुड़ा हुआ था। यहां तक कि कुछ लोगों का मानना था कि मंदिर के भीतर एक गुप्त कक्ष था जहां चंद्रमणि रखी हुई थी। लेकिन ये कक्ष केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो इस रहस्य को सुलझाने में सक्षम थे। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे तो अचानक उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। बीरबल ने शाहिद की ओर इशारा किया और दोनों सावधानी से मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे और हवा में एक भारी सन्नाटा था। यहां कुछ तो गलत है, बीरबल ने धीरे से कहा। यह मंदिर सामान्य नहीं है। दोनों ने मंदिर के अंदर एक ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे मंदिर के अंदर और गहरे तक गए, उन्हें एक और सुराग मिला। एक पुराना ताबीज। यह ताबीज चंद्रमणि से संबंधित था और उसकी छवि इस बात का संकेत देती थी कि चंद्रमणि को प्राप्त करने के लिए एक खास रास्ता था। यह रास्ता हमें चंद्रमणि तक पहुंचाएगा, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है, शाहिद ने कहा। हमें और भी पहेलियां हल करनी होंगी। अब बीरबल और शाहिद के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, उन पहेलियों को हल करना। उनका सामना हर मोड़ पर नई चुनौतियों से हो रहा था। वे दोनों ये जानते थे कि हर कदम उनके लिए एक नया खतरा हो सकता है, लेकिन वे पीछे नहीं हटने वाले थे। चंद्रमणि की शक्ति के लिए अब वे पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे अचानक एक अजीब से कक्ष में पहुंचे जहां एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ के अंदर वही नाम था जिसका बीरबल को महीनों से पीछा था, वो तीसरा व्यक्ति। ये नाम। बीरबल ने आश्चर्य से कहा, क्या ये वही व्यक्ति है जो हम ढूंढ रहे थे? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और जान पाते, ग्रंथ के कागज जलने लगे। अचानक अंधेरा छा गया और कक्ष में एक तेज हवा चली। अब बीरबल और शाहिद के सामने एक नया मोड़ था। वे उस तीसरे व्यक्ति को पहचानने से पहले एक खतरनाक खेल में फंस चुके थे। इस खेल का अंत क्या होगा? क्या चंद्रमणि उन्हें मिलेगी या फिर कोई और उसका हकदार होगा? अंधेरा और सन्नाटा था और बीरबल और शाहिद के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। दोनों इस रहस्यमय मंदिर में थे जहां सब कुछ रहस्यमय और अव्याख्या था। हवा का एक तेज झोंका उन्हें इधर-उधर झकझोरता था और अचानक एक गहरी गूंज उठी, मानो मंदिर के अंदर एक रहस्य स्वयं को प्रकट करने के लिए तैयार हो। बीरबल ने धीरे से कहा, यह सब बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। अब हमें केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना होगा और हमें उस तीसरे व्यक्ति का सामना करना होगा। शाहिद ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन बीरबल, क्या हमें वो तीसरा व्यक्ति नहीं मिल चुका? क्या ये वही नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे? बीरबल ने सिर झुका लिया और कुछ देर सोचा। उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। हमारा तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसे हम पहले से जानते थे। वो किसी के लिए नहीं था, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ था। शाहिद ने हैरान होकर कहा, क्या तुम कह रहे हो कि वो तीसरा व्यक्ति अकबर था? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी हां, अकबर ही वो तीसरा व्यक्ति था जिसे हम पूरी कहानी में ढूंढ रहे थे। वो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। शाहिद एक पल के लिए चुप हो गया। तो क्या अकबर हमें इस सब में फंसाकर हमारे साथ खेल रहा था? सही समझे, बीरबल ने कहा। अकबर ने ये सब जानबूझकर किया। उसे ये पता था कि हम चंद्रमणि तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और वो चाहता था कि हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें ताकि वो चंद्रमणि के साथ एक नई साम्राज्य व्यवस्था स्थापित कर सके। अचानक मंदिर के बीच में एक तेज रोशनी चमकी। बीरबल और शाहिद दोनों चौंक उठे। एक गोलाकार संरचना सामने आई और उसमें से अकबर का चेहरा उभरा। तुम दोनों समझ गए हो? अकबर की गहरी आवाज गूंजने लगी। तुम्हारे प्रयास मुझे खुश करते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम जिस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, वो सिर्फ एक जाल था।
बीरबल और शाहिद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सब कुछ साफ हो गया था। अकबर ने उन्हें यह समझाने दिया कि चंद्रमणि सिर्फ एक प्रतीक था, एक ऐसी शक्ति जिसका असली उद्देश्य साम्राज्य की हदें पार करना था। तुमने जो भी किया वो सब मेरे इशारों पर था। अकबर ने कहा, चंद्रमणि मेरे पास है और अब मैं इसका उपयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तुम्हें यह मौका देना चाहता हूं। तुम मेरे साथ खड़े हो सकते हो या फिर इस रहस्य को छोड़ सकते हो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। शाहिद ने बीरबल की ओर देखा। वो जानता था कि अब सब कुछ उनके हाथ में था। क्या वे अकबर के साथ साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए जुड़ेंगे या क्या वे इस खेल को छोड़कर उस शक्ति से मुंह मोड़ लेंगे? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हम इस खेल को छोड़ देंगे। अकबर, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। ये तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि शक्ति के लिए इतने लोगों की कुर्बानी दी जाए। अकबर ने एक हंसी का दौर छोड़ा और कहा, तो तुम मेरी योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते? ठीक है, तो फिर तुम्हारा काम खत्म होता है। अचानक मंदिर की दीवारों से एक घना धुआं निकलने लगा। बीरबल और शाहिद ने फौरन बाहर की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद हो गए। तभी मंदिर की छत टूटकर गिरने लगी और एक बड़ी चट्टान के नीचे बीरबल और शाहिद को दबा दिया। मगर तभी अचानक चंद्रमणि की रोशनी तेजी से फैलने लगी और वह दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। मंदिर की चट्टानें गिर गई और सब कुछ शांत हो गया। बीरबल और शाहिद को समझ में आ गया कि चंद्रमणि की शक्ति से जुड़ा हर रास्ता अंततः केवल शांति की ओर जाता है। अकबर, जो खुद को चंद्रमणि के साथ महाशक्ति बनाने का सपना देख रहा था, वो अब अपने ही जाल में फंस गया था। जैसे ही वो मंदिर की धूल में दबा, उसकी योजना भी ध्वस्त हो गई। बीरबल और शाहिद वापस आगरा लौट आए। उनका सफर समाप्त हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि जो राज वे खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो एक नए युग की शुरुआत थी। चंद्रमणि, जो एक समय में अनकह रहस्यों का प्रतीक थी, अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। अकबर की ताकत, जो एक समय में संपूर्ण साम्राज्य में फैली थी, अब केवल उसकी महत्वाकांक्षाओं का अवशेष बनकर रह गई। बीरबल और शाहिद ने यह ठान लिया कि वे अब किसी भी शक्ति का पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली शक्ति वही है जो इंसान को अपने कर्मों और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। साम्राज्य शांति और संतुलन की ओर बढ़ने लगा और बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय दरबारी के रूप में हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। और इस प्रकार एक रहस्यमय यात्रा का समापन हुआ, जो समय के साथ एक कहानी बनकर रह गई।